सुबह 3-4 बजे से डेमोलिशन स्टार्ट है। क्या उपलब्धि गिनाए हम? ये जो हालात देख रहे हो, सुबह से हम लोग टेंशन में हैं। हमारे को कोई चारा नहीं दिख रहा। घर टूटने वाला, हमारी दुनिया तबाह होने वाली है, इसको अच्छे दिन कहेंगे? हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो गया, इसको अच्छे दिन कहेंगे? यदि इसको अच्छे दिन कहेंगे तो मुझे ऐसे अच्छे दिन नहीं चाहिए। तो बड़ी अपेक्षाएं लगाई थी मोदी सरकार से, रेखा सरकार से, और आज भुगत रहे हैं। मोदी जी ने पूरी तरह से जिंदगी तबाह कर दी हम झुग्गी वासियों की। लेकिन तो मोदी जी का वादा तो सभी लोग, पूरी जनता जानती है, हम लोग भी जानते हैं। 8 बड़ी सबसे बड़ी कंपनियां हमारे देश में, 8 सबसे बड़ी कंपनियां हैं एक्सपोर्ट की, जहां से गाय का मीट एक्सपोर्ट किया जाता है, जिसमें 5 ब्राह्मण हैं। 5 ब्राह्मण गाय को कटवा रहे, वो बातें बीजेपी कभी नहीं बताएगी। बस ये खाली हिंदू मुसलमान छोड़ करके एक बार जमीन पे उतर के वोट मांग के देख ले, इन्हें पता लग जाएगा इनकी क्या औकात है। दिल्ली चुनावों के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेता झुग्गियों में रात बिता रहे थे, झुग्गी वासियों से मिल रहे थे और उनकी समस्याओं को सुन रहे थे। झुग्गी वासियों को ये आश्वासन और विश्वास दिलाया जा रहा था कि दिल्ली में अगर बीजेपी सरकार आई तो फिर जहां झुग्गी वही मकान होगा। पीएम मोदी खुद गारंटी देकर गए थे कि ये मोदी की गारंटी है, गारंटियों पर भी भारी पड़ेगी। मोदी जो वादा करता है वो निभाता है। लेकिन दिल्ली के अंदर बीते महीनों में जो बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है, उसके बाद ये चर्चा तेज हो गई है कि आखिर पीएम मोदी का वादा कहाँ गया, कहाँ झुग्गी है, कहाँ मकान है। झुग्गियां ध्वस्त हो रही हैं और मकान का पता नहीं है। मकान मिल भी रहे हैं तो उतनी बड़ी संख्या में लोगों को मिल नहीं पा रहे जितनी बड़ी संख्या में लोग अपने घरों को खो रहे। मैं ऐसे ही भूमिहीन कैंप में खड़ी हूँ, दिल्ली कालकाजी में ये स्थित है और यहाँ बुलडोजर एक्शन की जो तेजी है वो देखने को मिल रही है। पूरी तरीके से यहाँ मकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। झुग्गी वाले जो है वो बेघर हो गए हैं, कुछ किराए पर गए हैं, कुछ इस आस में है कि शायद जो वादा बीजेपी ने किया था, रेखा गुप्ता सरकार जिस तरीके के दावे कर आई थी वो पूरा होगा और इन गरीबों के अच्छे दिन आएंगे। मेरे साथ वो लोग हैं जो इन झुग्गियों में रहते हैं, इन्हीं से समझते हैं कि इनकी समस्याएं कितनी बड़ी हैं भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद, या फिर कुछ राहत मिली। हालांकि ये कहा जा रहा है कि अतिक्रमण के नाम पर दिल्ली के अंदर जो अवैध कॉलोनियाँ हैं, झुग्गी बस्तियाँ हैं, उनको पूरी तरीके से साफ किया जाएगा। लेकिन क्या इस सफाई में गरीबों को साफ किया जा रहा है? सवाल के साथ शुरुआत करती हूँ, शुरुआत आपसे करती हूँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? यहाँ कौन सी जगह आपका घर था? मेरा यहीं पे घर था। हाँ। और मेरा नाम हरिशंकर है, भूमिहीन कैंप में ही रहता हूँ मैं, पैदा ही यहीं हुआ हूँ। लगभग कितने साल आपको इधर हो गए होंगे हरी? 27 हो चुके हैं मुझे अभी इस समय। मेरी एज 27 ही, पैदा ही मैं यहाँ हूँ। पैदा इधर हुए थे। लेकिन अब ये घर नहीं बचा। घर नहीं बचा। और उपलब्धि की तो बात छोड़ दो, इतनी ज़्यादा सरकार के अंदर बौखलाहट है कि वो वेट नहीं कर पा रही 12-1 बजे की, जब मैटर का सुनवाई है। सुबह 3-4 बजे से डेमोलिशन स्टार्ट है। क्या उपलब्धि गिनाए हम? ये जो हालात देख रहे हो, सुबह से हम लोग टेंशन में हैं। हमारे को कोई चारा नहीं दिख रहा। सरकार को रहम नहीं आ रही कि डेमोलिशन चाहे तो 12 बजे के बाद 2 बजे 3 बजे भी कर सकते हैं। हाँ। तो आप देख पा रहे हो इतनी बौखलाहट है सरकार की। मैं इससे आगे क्या बोलूँ कि गरीबों के घरों को उजाड़ने के लिए इतनी जल्दी क्या है? जबकि मैंने इनको एक मेल भी दिया है, मेल के बाद लोकल थाने को इन्फॉर्म भी करा है कि भाई ये कोर्ट की प्रोसीडिंग के अगेंस्ट है, आप जल्दी डेमोलिशन नहीं कर सकते। तो बड़ी अपेक्षाएं लगाई थी मोदी सरकार से, रेखा सरकार से, और आज भुगत रहे हैं और देख नहीं रहे विकास के नाम पे क्या चल रहा है यहाँ दिल्ली में। मेरे यहीं नहीं चल रहा, पूरी दिल्ली का यही हाल है। हर व्यक्ति रो रहा है, या वो मद्रासी कैंप का हो, जेलर वाला बाग का हो, कठपुतली कॉलोनी तो बहुत पहले से रो रही है, और आज भूमिहीन कैंप दोबारा उस दौर में आ गया। अब लोगों को समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, जिए या मरे। लेकिन 30-40 साल पहले, बल्कि उससे ज़्यादा भी पहले, ये झुग्गियाँ बसी थी दिल्ली के अंदर और अलग अलग राज्यों से दिल्ली में आकर लोग रहे। मेहनत से बनाया घर टूट गया सर। हालांकि वादा यह था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान मोदी सरकार देगी। इस वादे को आप कैसे देखते हैं? झूठा वादा है। आधों को दिया, बाकियों को विखार दिया। आधों को दिया, बाकियों को विखार दिया। जब तक ठीक था ये वादा, जब हम लोग यहाँ थे, जब हमें लगा कि वो देंगे, एमसीडी चुनाव हुए, हमने उनके पार्षद को जितवा के भेजा यहाँ से, और इतनी भारी बहुमत से जितवाया क्योंकि उन्होंने जो हमारा जो विश्वास जीता और उसके बाद जो विश्वासघात करा वो आपको दिख ही रहा है। कहाँ से वादा नहीं, ये जुमला है। अब आप ये देखो, झुग्गी डेमोलिशन तो मुद्दा ये बन गया है कि बाकी मुद्दों से गुमराह करा जा रहा है। महिलाओं के लिए योजनाओं 2500 रुपये मिले क्या किसी को? बस की योजना मिली क्या? अब इस समय क्या है कि वो अपनी ओर से तो कुछ दे नहीं पा रहे, जो लोगों पे पचा है वो छीन रहे हैं। अब ये बेचारे जाएंगे कहाँ, करेंगे क्या? अब यही वो लोग हैं, इनके सर के ऊपर अगर छत नहीं रही तो आप एक तौर से समझ लें यही रोड पे रहेंगे। रोड पे रहेंगे, नौकरी जा चुकी है, कुछ बचा नहीं है, लूट मार होगी, क्रिमिनल कहलाएंगे, आतंकवादी कहलाएंगे। यही तो चीज़ें हैं।
अब हमारे पास आगे कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन अच्छे दिनों का वादा किया गया, अमृतकाल का दावा बीजेपी कर रही है कि गरीबों के अच्छे दिन आ चुके हैं। क्या क्या कहेंगे, आपकी घर पूरी तरीके से ध्वस्त है? मैम घर तो हम लोगों का टूटने वाला है, इसको क्या अच्छे दिन कहेंगे? घर टूटने वाला है, हमारी दुनिया तबाह होने वाली है, इसको अच्छे दिन कहेंगे? हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो गया, इसको अच्छे दिन कहेंगे? यदि इसको अच्छे दिन कहेंगे तो मुझे ऐसे अच्छे दिन नहीं चाहिए। मुझे मेरा पहले 5 बाई 7 में मैं रहता था, मेरा वही माचिस की डिब्बी थी, मेरे को वो डिब्बी मुझे वापस कर दे। मैं उस घर में बहुत खुश था, हम सारे भाई अपने मज़े से वहाँ पे रहते थे। लेकिन जो मोदी जी ने हम लोगों का हाल किया है ना, अब मैं क्या बताऊँ, रोना भी नहीं आता है, रो भी नहीं पाता हूँ। रोऊंगा तो बच्चों का विश्वास कमज़ोर होगा कि पापा रो रहे हैं, पापा रो रहे हैं, पापा के ऊपर ऐसी क्या मुसीबत आ गई जो पापा रो रहे हैं। तो वो सोच के और दिल बैठ जाता है कि मैं रो भी नहीं सकता हूँ। लेकिन आपकी आंखें नम है। बिल्कुल मैम, अब क्या बताएं, हम पूरी तरह से टूट चुके हैं। हमारी कहानी अब ऐसी है ना कि धोबी के कुत्ते वाला हाल हो गया, ना हम इधर के रहे ना उधर के हो गए। मोदी जी ने पूरी तरह से ज़िंदगी तबाह कर दिया हम झुग्गी वासियों की। अब पता नहीं इनको झुग्गियों में क्या मिलता है, ये पता नहीं किस ज़मीन की क्या इनको लालच है। ना इनका कोई बच्चा है, ना खुद का बीवी है, उसको भी ये छोड़ चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर करते थे, अपने सिंदूर की तो लाज ये रख नहीं पाते हैं। ऑपरेशन मोदी सिंदूर। सरकार का प्रयास ये है कि जहाँ झुग्गी में आप लोग रहते हैं वहाँ से निकलकर पक्के मकानों में जाएं। दिए तो मैम 1800 लोगों को दिए और 1200 लोगों को नहीं दिए। ये आप पूरे RTI लगी हुई है, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट है, प्रूफ है। इतने लोग जो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ये शौक से नहीं चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, इनके बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। ये पूरी तरह से एकदम अधर की तरफ धकेले जा रहे हैं। अब हमारी, अब क्या बताऊं, बोलने लायक भी शब्द नहीं है, नहीं तो मैं मुंह से बहुत ऊट पटांग निकला, नहीं बोलना चाहता हूँ ऑन आपकी कैमरा। आंखें नम और ऐसी आंखें नम बीजेपी पीएम मोदी की हो जाती है। मोदी जी कहते हैं कि मैंने गरीबी को बहुत नज़दीक से देखा है, मैं जानता हूँ कि गरीबी क्या होती है। अब गरीबी वो जानते तो ऐसा नहीं करते, गरीबों के साथ वो नहीं जानते गरीबी क्या होती है। उन्हें तो ज़िंदगी भर लाखों के सूट पहने, 15 लाख का वो सूट पहन के चलते हैं, 10 लाख का चश्मा पहनते हैं, 5 लाख का पहन रखते हैं, 15 कम से कम 12-13 लाख के जूते पहनते हैं, 25 करोड़ की गाड़ी में चलते हैं, 10,000 के प्लेन में चलते हैं, तो वो गरीब है? ना कोई बच्चा ना कुछ, क्या करेंगे? कहाँ करेंगे इतने पैसे? अच्छी खासी आपको सैलरी मिलती होगी मोदी जी, उस सैलरी का भी आप कुछ। देश सेवा के लिए समर्पित है मोदी जी, कई बार आपने सुना होगा। ये मैम, ये सिर्फ अंधभक्त लोग कहते हैं, वो कहते हैं जिनको हिंदू धर्म का भी कुछ नहीं पता है। और पूरी तरह से खाली बस अंधभक्ति उन्हें दिख रही है कि मोदी हमारे धर्म को ऊपर ले जा रहा है, मोदी मुसलमानों की ऐसी तैसी कर रहा है, मुसलमानों को तोड़ रहा है, फोड़ रहा है। लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। हमारा हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, गुलदस्ते में सैकड़ों फूल रहते हैं ना, तब वो गुलदस्ता कहलाता है। सिर्फ एक फूल को रखेंगे, सिर्फ हिंदू धर्म को रखेंगे तो हमारे देश का उतना आत्मसम्मान नहीं रहेगा। हमें दुनिया में पहचाना जाता है कि ये इतने धर्मों के लोग कैसे एक देश में रहते हैं। दुनिया वाले हमें इस तरीके से देखते हैं। अब पता नहीं क्या है, मोदी जी क्या चाहते हैं, इसको फिर वही उसकी तरफ धकेला जा रहा है। वो पहले जो चलती थी, संविधान लागू होने से पहले जो मनुस्मृति चलती थी, मनुस्मृति की तरफ हमें धकेला जा रहा है। और मनुस्मृति पहले जातिगत आधार पे थी, लेकिन आज के टाइम पे आर्थिक आधार पे मनुस्मृति लागू हो चुकी है। और आर्थिक आधार पे कैसे, मैं आपको बताता हूँ कैसे। राजनेता जो है, राजनेता, बड़े बिजनेसमैन वगैरह, ये सब है ब्राह्मण। और जितने उद्योगपति है ये तो हो गए वैश्य। उसके बाद आता है व्यापारी वर्ग। व्यापारी वर्ग मतलब ये लोग, सैनिक लोग आ गए सारे, सैनिक, दिल्ली पुलिस वगैरह, ये हो गया हमारी आत्मरक्षा के लिए क्षत्रिय। उसके बाद वैश्य, जो वैश्य वर्ग है। और शूद्र किसे कहेंगे जाएँ, हम लोग शूद्र हैं, चाहे हम किसी भी जाति से हो। हम ब्राह्मण हैं तब भी हम शूद्र हैं, यदि झुग्गी में रह रहे हैं तो। आर्थिक आधार पे मनुस्मृति लागू हो रही है हमारे देश में। पहले क्या था, पहले जातिगत आधार पे मनुस्मृति चलती थी, लेकिन अब वो सिस्टम बदला जा रहा है पूरी तरह से। यदि जिस हिसाब से सिस्टम चल रहा है ऐसे ही चलता रहा ना। लेकिन अमृतकाल की बात बीजेपी कर रही है, 11 साल की उपलब्धियां गिनवा रही है, तो ये अमृतकाल चल रहा है या फिर आम जनता पर संकट काल बढ़ता जा रहा है? अमृतकाल चल तो रहा है। 8 बड़ी सबसे बड़ी कंपनियां हमारे देश में, 8 सबसे बड़ी कंपनियां हैं एक्सपोर्ट की, जहां से गाय का मीट एक्सपोर्ट किया जाता है, जिसमें 5 ब्राह्मण हैं। 5 ब्राह्मण गाय को कटवा रहे हैं, वो बातें बीजेपी कभी नहीं बताएगी। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है हमारे देश से गायों के मीट का। सबसे ज़्यादा गाय का मीट हमारे देश से एक्सपोर्ट किया जाता है विदेशों में, और उस 5 बड़ी कंपनियों के मालिक ब्राह्मण है। इस बारे में कभी मोदी जी बताते हैं? दूसरा अमृतकाल, अभी ये क्या आया था, ये बीच में ध्यान नहीं आ रहा मेरे को। नहीं, अरे ये कुछ घोटाला सा हुआ था ना बीच में, मैं बताऊंगा बाद में। लेकिन तो इस आधार पे बहुत तरह की ऐसी ऊट पटांग बातें हैं जो हमारे अभी माइंड में आ नहीं रही है, लेकिन पल पल में ये चीज़ें देखता हूँ। और ये कहते हैं कि अर्थव्यवस्था हमारी 4थे नंबर पर पहुँच गई। बहुत मुबारक हो मोदी जी, हमारी
हमारी ये जातिगत नहीं है, हमारी जनगणना है, हमारे देश की इतनी आबादी है कि हम चौथे नंबर पर पहुँचे। तो चौथे नंबर की आबादी को, हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारी आमदनी से आप कैलकुलेशन करके देखेंगे, हमारी अर्थव्यवस्था तो इतनी है कि पूछो मत कितनी है। चौथे नंबर पर आ गए, 206 देशों में चौथे नंबर पर हम आते हैं। 202 देश हमसे पीछे हैं। और उसके बाद भी हमारी आमदनी साली 10,000 12,000, कोई गरीब देश भी होता है ना तो हमसे बहुत ज़्यादा खुश है और मज़े में रह रहे हैं वहाँ के नागरिक। टीवियों में बीजेपी के नेता ये बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी का डंका बज रहा है। बस तो रहा है, देश का हाल क्या है? बस तो रहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बज रहा है डंका। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका डंका बज रहा है, लेकिन देश में इनका बहुत बुरा हाल है। बस ये खाली हिंदू मुसलमान छोड़ करके एक बार ज़मीन पे उतर के वोट मांग के देख ले, इन्हें पता लग जाएगा इनकी क्या औकात है। यदि ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा छोड़ के अपने, एक बार मैं कहता हूँ ये आकर के कालका जी विधानसभा से विधानसभा इलेक्शन लड़के दिखा दे, फिर मोदी जी को पता लग जाएगा। बीजेपी के उम्मीदवार भी थे यहाँ पे से रमेश बिदूड़ी, रमेश उनके बयान खूब वायरल हुए थे। उनके बयान खूब वायरल हुआ था। मैं बोलना नहीं चाहूँगा उनके बारे में, नहीं तो मुझे उठा लिया जाएगा। जिस हिसाब का उनका यहाँ का माहौल है ना। एक और डर बीजेपी राज में, एक और डर बढ़ गया है कि ना कुछ बोला जाए, ना किसी तरीके की खिलाफत की जाए सरकार की। हाँ बिल्कुल यही चल रहा है। यदि कुछ बोलोगे तो आपको किसी ना किसी केस में फंसा देंगे, कहीं ना कहीं उठवा लेंगे, कुछ ना कुछ कर देंगे। इसलिए डर के मारे उतना खुल के भी नहीं बोला जाता है उनके बारे में। ठीक है, झुग्गी पर आते हैं वापस से। हालांकि ये पूरी 10 साल की उपलब्धियां, 11 साल की उपलब्धियां जो बीजेपी गिनवा रही है। झुग्गी के अंदर बीजेपी नेता खूब दौरे लगा रहे थे, जा रहे थे चुनावों के दौरान, लेकिन अब भी कोई नेता भटक रहा है क्या? पूछ रहा है कि क्या समस्याएं आप लोगों की बढ़ गई हैं? अभी तक तो मैम आपको भी याद होगा 2.5 साल पहले जब हम विकास सदन में गए थे, वहाँ पे प्रोटेस्ट किया था। तब से लेकर के आज तक लगातार 2.5 साल होगा। 2.5 साल से हम जैसे तैसे इस मलबे में रह रहे हैं। जो बुलडोजर ये आपको दिख रहा है ना, अभी कुछ भी नहीं टूटा है। 2.5 साल पहले टूटा है सब। आप कैमरा पूरी तरफ घुमाए, सब 2.5 साल पहले टूटा है। 2.5 साल से हमें कोर्ट ने एक्सेप्ट किया था। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, हमें 7 कैटेगरी में बांटा गया है। 7 कैटेगरी में बांटने के बाद 2 साल हमारा मैटर जो चला, एक ही कैटेगरी पे बहस हुई है। 2 साल लगातार एक ही कैटेगरी पे बहस हुई है। और अगले 6 महीने में 6 कैटेगरी को देखते हुए हमें डिसमिस कर दिया जाता है। जबकि 2 साल एक कैटेगरी पे मुश्किल से 60-65 बंदे थे जिनका सर्वे नहीं हुआ था। तो उन पे बहस होती है 2 साल, लेकिन अगली जो 550-600 पिटिशनर है हमारे, उन पे फैसला दे दिया जाता है 6 महीने में। ना उनकी फाइलें देखी जा रही है, ना कोई पुरानी जजमेंट देखी जा रही है। और फैसला भी कैसे आता है? हमारे जज साहब बैठे हैं गोवा में, ऑनलाइन फैसला दे रहे हैं। फैसला देने के बाद डीडीए के वकील को कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन, यू आर विन। ऐसा इस जल्दबाजी को क्या कहेंगे कि ये जल्दबाजी क्यों झुग्गियां तोड़ने वाली? ये जल्दबाजी नहीं है मैम, ये बहुत तरीके से बैठ के, कोई बड़े 5 स्टार भी नहीं, 7 स्टार होटल में बैठ के प्लानिंग की गई है। प्लानिंग करने के बाद, कैसी प्लानिंग? अब इस बारे में तो मैं कुछ नहीं जानता। हम लोग तो 5 स्टार 7 स्टार ये आप लोगों की जमीन है जिसको डीडीए अपनी बता रहा है, ठीक है, ये सरकारी जमीन हवाला दिया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जो घर तोड़े जा रहे हैं, जमीन किसको देगी, केंद्र सरकार या राज्य सरकार? देखिए मैम, जिस हिसाब से सिस्टम चल रहा है, ज़मीन तो ये साफ पक्का है कि किसी न किसी उद्योगपति को दी जाएगी। इस ज़मीन पे PPP मोड लगा हुआ है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब सरकार की और पब्लिक की प्राइवेट पार्टनरशिप है इस ज़मीन की। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं इस बारे में। पब्लिक और सरकार की प्राइवेट पार्टनरशिप होने के बाद भी हम लोगों का यहाँ पे कोई हक ही नहीं बनता है। और इस तरीके से हमें बाहर किया जा रहा है कि अब मैं क्या बताऊँ। कितने साल हो गए? हमको तो 30 साल हो गए, 40 साल हो गए। 30 साल में कभी ऐसा डर मन में आया था कि आपके घर छिन जाएंगे, टूट जाएंगे? नहीं हुआ था ऐसा, लेकिन हो रहा है ये। क्यों हो रहा है, क्या लगता है? अब क्या हो रहा है, अब तो सरकार जानेगी और जनता जानेगी। जनता तो कोई कसूर नहीं है। अब तो सरकार ने बताया था, सरकार ने ही दिया था। हम लोग ऐसे नहीं बैठते। वो अगर नहीं बैठा तो हम लोग नहीं बैठते, लेकिन सरकार ने ही बैठाया, सारा कुछ बनाया। यहाँ पानी का व्यवस्था नहीं था, हम लोग कहीं कहीं से कहाँ कितना दूर दूर से पानी ले आके पीते थे। लेकिन तो बिजली ने ये पानी का व्यवस्था बनाया, पानी चला, लोग पानी, उनको पानी भी मिलने लगा। अब लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि आप लोगों ने कब्जा किया हुआ है सरकारी जमीन पर, इसीलिए ध्वस्त पूरा बुलडोजर तो सरकारी जमीन, कब्जा तो सरकारी जमीन था, कब्जा किया गया था, लेकिन सरकार ही तो बैठाया था। अगर सरकार को नहीं बैठाना होता तो उसी टाइम हटा देता। तो क्यों नहीं हटाया? उसका प्रूफ क्यों दिया? उसका हिसाब क्यों दिया? उसका राशन कार्ड क्यों बनाया? उसके नाम से क्यों किया? हाँ, कर दिया। उसके बाद करने के बावजूद भी हर लोग को मिला है और लोगों को, सबका तो वही है, लेकिन उसमें कैंसिल क्यों किया जा रहा है? वादा किया था जहाँ झुग्गी वही मकान, मोदी जी खुद गारंटी देकर गए थे। जहाँ झुग्गी वही मकान, तो सब जगह की कालका जी की और नेहरू प्लेस की सारी झुग्गियों को
जैसे हमारी 1 ही फीट की ज़मीन है, 2 फीट की ज़मीन है, हमको वही ज़मीन दे दीजिए, लेकिन वो भी नहीं किए। नेहरू पैलेस की, कालिका जी की सारी झुग्गियाँ दे दिए। जैसे यहाँ लोग रहते हैं वो वैसे ही बना करके वहाँ लोग अपना ऐसे आराम से रहते हैं, और यहाँ पे फ्लैट दे रहे हैं, और फ्लैट देने के अलावा भी वो भी नहीं मिल रहा है, तो यहाँ की जनता क्या करेगी? फिर इस वादे को कैसे देखते हैं आप? मोदी जी के वादा झूठा निकला, खोखला निकला? मोदी जी का वादा था तो, लेकिन मोदी जी वो वादा को तो पूरा निभाते नहीं है। वो तो कहीं वादा कुछ करते हैं, कहीं वादा कुछ हो जाता है। तो कोई एक वादा लेकिन भी तो- पूरा नहीं? लेकिन तो मोदी जी का वादा तो सभी लोग, पूरी जनता जानती है, हम लोग भी जानते हैं। जो करते हैं, जो कह रहे हैं वो करते जा रहे हैं, लेकिन तो ये जो सिलसिला है, जो इस समय जो परेशानी समस्या है, इस परेशानी समस्या को वो नहीं देख रहे हैं। तो घर वालों को बेघर का कर दिया जा रहे हैं। हम लोग रोड पर जाएंगे, आज तक तो हमने गुजारा किया। तो क्या वादे सिर्फ चुनाव जीतने के लिए होते हैं? चुनाव जीतने के लिए होते हैं तो चुनाव जीतिए, और वादा जो किए हैं वो वादा को भी पूरा करिए। जो भी पार्टी आएगी, बीजेपी हो या भाजपा हो। ठीक है। हालांकि दिल्ली में देखिए बड़ी प्रचार प्रसार के साथ बीजेपी, पीएम मोदी, तमाम आला कमान नेताओं ने दिल्ली झुग्गी वासियों से वादा किया था कि हमें वोट दीजिए, हमें सत्ता दीजिए, हम 27 साल बाद दिल्ली का नक्शा बदल देंगे। लेकिन नक्शा बदला जा रहा है। जहां झुग्गी वहीं मकान की जो वादा था, जो मुहिम चलाई जा रही थी देश भर में, वहां मकान दिए जा रहे हैं। कुछ लोगों को मिल रहे हैं, कुछ लोगों को नहीं मिल रहे, बेघर होते जा रहे हैं। लेकिन इस ड्राइव को लेकर आपकी क्या राय है? क्या वाकई आम जनता के साथ धोखा हुआ है? और केंद्र सरकार जो दावा कर रही है कि देश भर में अमृतकाल चल रहा है, तो ये अमृतकाल है या फिर संकट काल बढ़ता जा रहा है?